अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी साइकोलॉजी की इस इंट्रोडक्टरी सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि जिसका नाम है परसेप्शन। परसेप्शन को हम फुली डिटेल में इस लेक्चर में समझेंगे, होती क्या है, इसकी परसेप्शन और सेंसेशन में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं परसेप्शन में, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं परसेप्शन के, नेचर कैसी होती है इसकी। हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से चीज़ों को क्यों परसीव करते हैं, हमारे ब्रेन का क्या रोल होता है परसेप्शन में। इसके अलावा हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के कुछ फाउंडेशन की जो उसके प्रिंसिपल्स के बारे में, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके अंदर जो मेजर फिनोमिनाज हैं, जैसे 5 फिनोमिना, बहुत फेमस फिनोमिना है जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पे बेस करता है, उससे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम जो बेसिक एजम्पशंस हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की, उन्हें भी एक नज़र देख लेंगे कि ये किस तरह से। ऑब्वियसली हम बहुत इन डेप्थ नहीं जाएंगे उन एजम्पशंस के, वो ऑब्वियसली हमारे अगले लेक्चर का पार्ट होगा। लेकिन इस वीडियो में हम एक तरह से ना बर्ड्स आई व्यू उनका भी ले लेंगे। ओवरऑल आपको इस वीडियो के एंड तक ये समझ आ जाएगी कि असल में परसेप्शन चीज़ क्या होती है। अब परसेप्शन अगर हम देखें, बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं इसे सेंसेशन के साथ। इनका फ़र्क तो हम आगे जाके देखते हैं। अभी इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपको ये पता होना चाहिए कि परसेप्शन इज़ नॉट सिंपली रिसीविंग सेंसेशंस। सेंसेशन क्या होती है? जब आप अपने सेंस ऑर्गन्स, कितने होते हैं? 5, उनको इस्तेमाल करते हुए जब आप इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं? सेंसेशन का। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप महसूस कर सकते हैं, राइट, टेस्ट कर सकते हैं, ये आपकी सेंसेशंस हैं। क्या परसेप्शन सिंपली सेंसेशन का नाम है? इट टर्न्स आउट नो। इंसान कैमराज की तरह नहीं काम करते। ऐसा कैमरा में क्या होता है, चला के रख दो, जो भी सामने आएगा वो रिकॉर्ड करता रहेगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स आर मोर देन दैट। वो बड़ा एक्टिवली चीज़ों को परसीव करते हैं। उनका जो दिमाग है वो बड़ा एक एक्टिव तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन उस तक आ रही होती है वो उसे मीनिंग दे रहा होता है, बड़े एक्टिव तरीके से वो उसे इंटरप्रेट कर रहा होता है, ठीक है। तो परसेप्शन बेसिकली एक्टिव साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, ये पैसिव वन नहीं होता। ये चीज़ मेन लाइन है। मैं चाहूँगी कि आप ये लाइन बेटा लाजमी राइट डाउन करें जब आप ये टॉपिक लिखें। परसेप्शन इज़ एन एक्टिव साइकोलॉजिकल प्रोसेस, इट्स नॉट पैसिव वन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। परसेप्शन क्या होती है, ये आप डेफिनेशन भी एग्ज़ाम में मेंशन करके आएंगे। परसेप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी स्टिमुलाइज टू गिव देम मीनिंग। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि परसेप्शन में हम सबसे पहले तो चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं अच्छा ये चीज़ मौजूद है। डिटेक्शन होगी जब, उसके बाद अगला स्टेप आएगा, उसमें हम उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। आपने पहले डिटेक्ट किया, उसके बाद जितना भी आपने डाटा डिटेक्ट किया उस सारे डाटे को आप ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज जब आपने कर लिया डाटा, फिर आप उस डाटा को इंटरप्रेट करेंगे, फिर आप उसका मीनिंग देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, राइट। ये प्रोसेस होता है परसेप्शन का। इसमें ये जहन में रखना चाहिए आपको कि ये हमेशा एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि बस एक मिनट में ये बस हो गया प्रोसेस और आपने इसे साइड लाइन लगा दिया। चेंज होती रहती है परसेप्शन। ये ऐसा एक तरह से ना ये चीज़ नहीं होती है कि बस एक चीज़ एक दफ़ा एक टाइम पे परसीव होगी है, बस वो एज इट इज़ रहेगी। जब जब आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसे नई चीज़ें आप डिटेक्ट करेंगे, आप और ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे, उसकी बेस पे आपकी परसेप्शन चेंज होती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा परसेप्शन में आप ज़ाहिर है हमारे ऑलरेडी पास्ट में काफ़ी एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं
और उनकी बेस पे हम उस नई आने वाली इन्फॉर्मेशन को मीनिंग दे रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम बेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन दें, बेस्ट पॉसिबल तरीके से हम बताएं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, जो चीज़ें हमने डिटेक्ट की हैं, उनका मतलब क्या है। इन अदर वर्ड्स, आप बेस्ट पॉसिबल, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये डायनामिक प्रोसेस है, और फिर ये कि आप जो इंटरप्रिटेशन देते हैं वो जितनी भी दी जा सकती हैं उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन होती है वो दी जाती है। और किसकी इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, अगेन आप सेंसरी इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बाहर से कोई चीज़ आएगी तभी उसे मीनिंग देंगे ना आप, ऐसा तो नहीं कि ऐसे जहन में मीनिंग दिए जा रहे हैं। कोई देखोगे चीज़, कोई सुनेंगे आप चीज़, उसी चीज़ को फिर लेटर ऑन आप देखेंगे अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल उस सेंसरी इंफॉर्मेशन की जो इंटरप्रिटेशन बन रही होगी, उसका जो मतलब बन रहा होगा, उसे आप अखज़ करेंगे। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि सेंसेशन और परसेप्शन दोनों डिफरेंट होते हैं। अक्सर बच्चे इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं। सेंसेशन रॉ डाटा होता है जो हमें हमारे सेंसेस से मिलता है। मिसाल के तौर पे लाइट आपकी आंख में आके जब पड़ी तो वो लाइट बेसिकली रॉ डाटा है। अब जब आप उस लाइट को मीनिंग असाइन कर देते हैं, वो लाइट जो है, उस लाइट की मौजूदगी में आपने एक कैट को देखा, तो जब वो आप उस कैट को रिकग्नाइज़ कर लेते हैं, उसके रिकग्नाइजेशन का ये प्रोसेस आपकी परसेप्शन कहलाता है। सिंपल फॉर्मूला, सेंसेशन इज इक्वल टू इनपुट एंड परसेप्शन इज इक्वल टू इंटरप्रिटेशन। बाहर से कोई चीज़ आपके कानों में पड़ रही है, जब तक वो चीज़ आपके दिमाग तक नहीं पहुंचेगी, जब तक आप उसको मीनिंग नहीं देंगे, तब तक वो सेंसेशन रहेगी। जैसे ही आप उसे मीनिंग दे देंगे तो वो सेंसेशन से क्या बन जाएगी, परसेप्शन बन जाएगी। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो परसेप्शन है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। 3 मेजर स्टेप्स होते हैं जो कहे जाते हैं कि परसेप्शन के दौरान हो रहे होते हैं, जो इन्वॉल्व लाइक 1 बाय 1 जो इसमें आती हैं, ठीक है, परसेप्शन के प्रोसेस में। पहला स्टेप है इसमें डिटेक्शन। ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप कोई चीज़ देखेंगे, कोई चीज़ सुनेंगे, राइट। जब तक आपके सेंस ऑर्गन्स एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक आप बाहर से कोई चीज़ डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसका रोल आता है, सेंस ऑर्गन्स का रोल आता है, जिसमें आपने क्या किया, कोई चीज़ देखी, सुनी या टच किया, लाइक आपकी स्किन इन्वॉल्व हुई, तो उसके नतीजे में आपने क्या कर लिया, डिटेक्शन का प्रोसेस आपका सरअंजाम दिया गया। जब डिटेक्शन हो जाती है उसके बाद आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को जो उसे मिल रही होती है उसे वो अरेंज करता है, उसे वो ऑर्गेनाइज करता है, ग्रुप्स की फॉर्म में उसको उसको क्लासीफाई कर देते हैं, और उससे एक तरह से पैटर्न एक क्रिएट हो जाता है। वो जो पैटर्न है वो आपकी हेल्प करता है लेटर ऑन जाके इंटरप्रिटेशन की स्टेज में। जब ज़ाहिर है चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में पड़ी हों तो उन्हें समझना आसान होता है कि नहीं होता। कुछ चीज़ें आपके सामने हैफ हेज़र्ड पड़ी हैं, जितना भी डाटा इनपुट हुआ वो सारे का सारा ऐसे रैंडम ऊपर नीचे पड़ा है, उसे समझना मुश्किल होगा। लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने डिटेक्ट की, उस सारी इन्फॉर्मेशन को आपने क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज़ कर लिया। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद क्या उसे समझना आसान नहीं हो जाएगा, उसे इंटरप्रेट करना आसान नहीं हो जाएगा। तो यही चीज़ बेसिकली थर्ड स्टेज में होती है कि हम उस इन्फॉर्मेशन को जो कि हमने पिछले स्टेप में ऑर्गेनाइज़ की थी उसे मीनिंग दे देते हैं, और वो जो मीनिंग देने का प्रोसेस है उसे हम इंटरप्रिटेशन का नाम देते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, डिटेक्शन प्लस ऑर्गेनाइजेशन प्लस इंटरप्रिटेशन, ये तीनों स्टेप्स मिलते हैं और इनके मिलने से परसेप्शन का प्रोसेस सरअंजाम दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये कि परसेप्शन असल में होती कैसी है, क्या नेचर होती है परसेप्शन की, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं परसेप्शन के। सबसे पहला तो इसमें ये कि परसेप्शन एक एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस होने से क्या मुराद है कि आपका जहन बड़ा एक्टिव तरीके से जितने भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें खंगालता है, और उसकी बेस पे वो आपको जो मीनिंग है वो आपके सामने रखता है। वो आपको लाइक रियलिटी को कंस्ट्रक्ट वो खुद कर रहा होता है।
ऐसे नहीं कि जो चीज़ उसको फीड कर दी, जो उसके अंदर डाल दी, उसने बस एज इट इज़ उसको रिप्रोड्यूस कर लिया, नहीं, वो बिट्स एंड पीसेस डिफरेंट जगहों से लेता है और उसकी बेस पे एक बड़ी क्रिएटिव तरीके से एक नई रियलिटी क्रिएट करता है आपके लिए। इसके बाद एक और चीज़ जो कि परसेप्शन की करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि परसेप्शन हमेशा सिलेक्टिव होती है। देखिए, आप एक टाइम पे हर चीज़ को तो अटेंड नहीं कर सकते ना। आप अगर किसी जगह पे जाते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट स्टिमुलाई क्या है, क्या चीज़ इसमें ऐसी है जो इस काबिल है कि मुझे उसे अटेंशन देनी चाहिए, राइट। जब आप वो चीज़ देख लेते हैं तो आप अपनी पूरी की पूरी अटेंशन उस पर्टिकुलर चीज़ को देते हैं और बाकी चीज़ों को जो अनइम्पोर्टेंट होती हैं उन्हें आप इग्नोर कर देते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि परसेप्शन का जो प्रोसेस है वो सिलेक्टिव होता है, ठीक है। इसके अलावा परसेप्शन सब्जेक्टिव होती है। अब सब्जेक्टिव होने से क्या मुराद है, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं। आपकी परसेप्शन मेरी परसेप्शन से डिफरेंट हो सकती है, और ये डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं। क्या पता आपका कल्चर मेरे कल्चर से डिफरेंट हो, आपकी नीड्स मेरी नीड्स से डिफरेंट हो सकती हैं, और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो मेरी एक्सपेक्टेशन से टोटली डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारी जो परसेप्शन है वो एक दूसरे से फ़र्क होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि परसेप्शन एक सब्जेक्टिव प्रोसेस होता है। इसके अलावा परसेप्शन हमारे एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड कर रही होती है। लाइक आपकी जो पास्ट लर्निंग है वो आपकी इंटरप्रिटेशन को बहुत हद तक डिटर्मिन करती है। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है, उसे आप एक्सरे दिखाओगे ना तो उसमें वो कोई ना कोई डिज़ीज़ उसमें वो देख लेगा, लेकिन जो नॉर्मल बंदा है उससे जब आप कोई चीज़ दिखाते हैं तो उसे वो कुछ लाइक वो जो एक्सरे दिखाते हैं तो उसे उसमें कुछ भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि उस नॉर्मल बंदे के एक्सपीरियंस में ये चीज़ है ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने ये चीज़ लर्न की हुई है, उसकी एक्सपीरियंस में चीज़ मौजूद है, जिसकी वजह से वो उस कागज़ के टुकड़े में आइडेंटिफाई कर पाता है कि यहाँ पे कोई डिज़ीज़ मौजूद है या नहीं है। तो ये हो गया हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा ये भी आपको पता होना चाहिए कि परसेप्शन हमारे ब्रेन प्रोसेसिंग पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। हमारा जो रोल है ब्रेन का वो इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है परसेप्शन में। हमारा ब्रेन ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, इंटरप्रिटेशन ऑब्वियसली काम ही ब्रेन का है। इसमें ब्रेन ही तो मीनिंग दे रहा होता है हर चीज़ को। हमारी आंखें तो सिर्फ देखती हैं ना, असल काम तो ब्रेन का होता है। अगर ब्रेन ही उसे मीनिंग नहीं असाइन करेगा तो हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें ब्रेन का परसेप्शन में टोटली डिपेंड ही परसेप्शन हमारे ब्रेन पे कर रही होती है। फिर अब बात आती है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का जो लफ्ज़ है, अच्छा इससे पहले कि मैं ये डिस्कस करूं, थोड़ा सा टच कर लेते हैं। अगेन मैंने पहले ऊपर डिस्कस तो किया कि डिफरेंट लोग डिफरेंटली क्यों परसीव करते हैं, क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, हमारी मोटिवेशंस डिफरेंट होती हैं, हमारी नीड्स डिफरेंट होती हैं, कल्चरल बैकग्राउंड्स, मेंटल स्टेट्स, एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक बंदे की दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इसी वजह से परसेप्शन एक पर्सनल प्रोसेस होता है और ये बहुत यूनिक होता है, ठीक है बेटा। जो वर्ड परसेप्शन है बेटा, इसके ना डिफरेंट मतलब होते हैं। इसका लाइक आप ये समझें कि ये प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। आपने कोई चीज़ देखी, आपने उसे मीनिंग दे लिया, और वो जो मीनिंग आपने दे लिया वो आपका प्रोडक्ट है। लेकिन मीनिंग देने के दौरान जो एक पूरा प्रोसेस हुआ था वो भी परसेप्शन ही है। लाइक आपने पहले बाहर से कोई चीज़ देखी, मतलब वो डिटेक्ट की, उसके बाद आपने अपने जहन में उसे ऑर्गेनाइज़ किया, फिर आपने उसे मीनिंग दिया। तो वो डिटेक्ट करने से लेके मीनिंग देने तक का पूरा जो प्रोसेस है उसे हम परसेप्शन का नाम दे रहे हैं। अभी हमने ऊपर यही देखा ना, तीनों स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो एंड प्रोडक्ट है हमारे पास वो भी परसेप्शन ही कहलाता है। लाइक जो आपने मीनिंग दे दिया, असल में हम उसे भी परसेप्शन ही कह रहे होते हैं। तो ये ज़हन में आपने रखना है कि जो परसेप्शन है वो प्रोसेस भी है और वो उसके साथ साथ प्रोडक्ट भी है। प्रोडक्ट होने का क्या मतलब है कि आखिरी नतीजा भी परसेप्शन ही कहलाता है। अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट कर देती हूँ, प्रोसेस ऑफ परसीविंग इज़ कॉल्ड परसेप्शन,
रिजल्ट ऑफ परसीविंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड परसेप्शन, ठीक है। जब हम अपनी सेंसेस के थ्रू अवेयरनेस गेन करते हैं उसे भी परसेप्शन कहते हैं। जो आप इन्वायरमेंट की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसे भी परसेप्शन का नाम दिया जाता है। आपकी जो फीलिंग्स होती हैं या एटीट्यूड होता है वो भी परसेप्शन का नाम ही दिया है, उसे भी हम परसेप्शन का ही नाम देते हैं। तो इससे ये बात इस्टेब्लिश होती है कि परसेप्शन इज़ द प्रोसेस एज वेल एज द रिज़ल्ट ऑफ द दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। इसमें अगेन अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया, ब्रेन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। क्या क्या रोल होता है ब्रेन का? ब्रेन उन चीज़ों को रिकग्नाइज़ करने में हेल्प करता है, इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। लाइक वो जो तीनों स्टेप्स हैं हमारे परसेप्शन के प्रोसेस के, उन तीनों में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। अगर ब्रेन नहीं इन्वॉल्व होगा तो हमारी सेंसेशन बस सेंसेशन रह जाएगी, उसका मतलब कोई नहीं होगा। हमारी आंखें देख तो सकेंगी लेकिन हमें समझ नहीं आएगी कि हमने देखा क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो गेस्टाल्ट लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है, और जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है बेसिकली ये होती क्या है, इसमें इसका जो मेन लॉ है वो है क्या, ठीक है। गेस्टाल्ट का जो लफ्ज़ है ये जर्मन एक वर्ड है गेस्टियर, उससे ये डिराइव किया गया है। मैं शायद वर्ड गलत बोल सकती हूँ, आप इसे काइंडली लाजमी टैली कर लीजिएगा। जर्मन वर्ड से ये डिराइव किया गया है गेस्टाल्ट, और इसका मतलब है पैटर्न, होल और कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली लाइक हम जो भी चीज़ मैंने पहले बताया, हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को अपने ज़हन में, और वो जो हम जब चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उनका एक पैटर्न नहीं बन जाता, उस पैटर्न को हम गेस्टाल्ट का नाम देते हैं। उस फॉर्म को जो हमने ऑर्गेनाइज करने के बाद बनाई उससे हम गेस्टाल्ट का नाम देते हैं। यह एक वो ओवरऑल पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर या जो कॉन्फ़िगरेशन बनी है उससे हम गेस्टाल्ट का नाम देते हैं। तो ये हो गई गेस्टाल्ट के लफ्ज़ का मतलब। अब हम देख लेते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट मेन प्रिंसिपल है जो कि आपको रटा हुआ होना चाहिए। मेन इसकी पूरी की पूरी थ्योरी की एसेंस ही ये है, द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है। जो पूरी की पूरी पिक्चर जब हम देखते हैं तो उसका एक जो उसकी वाइब है वो उससे कहीं ज़्यादा होती है जब हम उसके पार्ट्स को अलग अलग देखते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपने किसी शख्स को देखा तो देखने के बाद एक वाइब होती है, एक ऑरा होता है उस शख्स का। आप ऐसे तो नहीं करते हैं कि बंदा देखा है तो भी इसकी आंखें ऐसी हैं, इसका नाक ऐसा है, इसका फोरहेड ऐसा है, एक एक चीज़ को अलग अलग तो नहीं देखते ना आप क्या करते हैं, ओवरऑल उसकी पूरे की पूरे उसकी पर्सनैलिटी को देखते हैं। और अगर वो आपको प्लेजेंट लग रही है तो आप कहते हैं ये ठीक है। अगर उसकी आंखें छोटी हुई हैं लेकिन ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी प्रेजेंटेबल है तो आपको वो उसकी पर्सनैलिटी से पॉजिटिव वाइब आएगी, राइट। तो पूरे का पूरा ऑरा देखा जाता है, जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उन्हें नहीं देखा जाता। हम सेपरेट पीसेस नहीं देखते जब हम चीज़ों को देखते हैं, हम कंप्लीट पैटर्न देखते हैं। ये ह्यूमन बीइंग में इनबिल्ट क्वालिटी होती है। हम अगर सेपरेट देखना स्टार्ट करेंगे तो शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना या परसीव करना, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं एक दायरा बना देती हूँ और वो दायरा मैं फुल नहीं बनाती हूँ, अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली ऐसे फिजिबल नहीं है। अगर मैं एक दायरा बनाती हूँ और वो मैं ऐसे बनाती हूँ कि उसमें छोटे छोटे स्पेसेस रह जाती हैं, तो वो जो दायरा है अब वो कंप्लीट तो नहीं, वो तो डॉट 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 लगा के मैंने वो दायरा कंप्लीट किया हुआ है, जगह उसमें खाली मौजूद है, लेकिन आप इसके बावजूद उसे दायरा ही परसीव करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे सेपरेट डॉट्स लगाए गए, राइट। ये जैसे बच्चों की कॉपीज़ का आपको पता होगा, जो बचपन में हम सब लोग यूज़ किया करते होते थे, वो ए लिखा हुआ है तो वो डॉट 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 वाला ए लिखा हुआ होता था। अब वो ए आप ये तो नहीं परसीव करते ना कि यहाँ पे ये इतने डॉट्स एक जगह पे इकट्ठे करके रखे हुए हैं, आप उसे एज अ होल एक उसका पैटर्न आइडेंटिफाई करके उसे मीनिंग दिया करते थे। ये चीज़ बेसिकली गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का रूल है। मैं अगेन इसका जो फर्स्ट लॉ है, मेन प्रिंसिपल इसका गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का रिपीट कर रही हूँ, द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है। ओरिजिन ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये डेवलप हुई थी 1900 में। ये
रिएक्शन था स्ट्रक्चरलिज्म का। स्ट्रक्चरलिज्म में हम क्या करते थे, हम अपने एक्सपीरियंसेस को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया करते थे, लेकिन गेस्टॉल्ट ने ये कहा कि हमें एक्सपीरियंसेस को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने की बजाय उसे एज अ होल देखना चाहिए, उसको पूरे का पूरा एक्सपीरियंस देखना चाहिए हमें। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के जो फाउंडर हैं उनका नाम था मैक्स वर्थीमर, ठीक है, WERTHEIMER, मैक्स वर्थीमर, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि जो ये जो हम चीज़ों को परसीव करते हैं, ये उन्होंने ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया, ठीक है। और ये पूरा ये आइडिया उनकी तरफ से दिया गया कि हम चीज़ों को होल की फॉर्म में देखते हैं, इंडिविजुअल पार्ट्स की फॉर्म में नहीं देखते। बड़ा एक इम्पोर्टेंट गेस्टॉल्ट कि इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कह लें, फिनोमिना कह लें, वो जो अक्सर दिया जाता है। आपने अगर कभी जुगनू लाइटें देखी हो, समटाइम तो ऐसा होता है ना, जुगनू लाइट ऑन की जाए ना तो बस वो ऐसे स्टैटिक रहती है, मूव नहीं करती है। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि वो ना मूव कर रही होती है, उसमें लाइट एक साइड से शुरू होती है, जल्दी से ऐसे वो मूव करती करती नीचे आती है, फिर नीचे आके ख़त्म हो जाती है, फिर ऊपर जाके फिर वो ऐसे ऐसे लगता है ना जैसे बल्ब मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना। या इसकी एग्जांपल छोड़ें, वो बचपन में हम क्या करते थे, वो आग जली हुई है तो उसमें से एक छोटा सा वो तिनका उठा लेना जिसके सिरे पे आग लगी होती थी, अंगारा होता था, तो उस अंगारे को हम ऐसे तेज़ी तेज़ी से ऐसे गोल गोल घुमाते थे, उससे वो गोल दायरा बनता हुआ नज़र आता था हमें। हालांकि असल में गोल दायरा बन नहीं रहा होता, हमें नज़र आ रहा होता है। क्यों नज़र आ रहा होता है? इसी 5 फिनोमिना की वजह से नज़र आ रहा होता है, ठीक है। जब लाइट बड़ा रैपिडली फ्लैश करती है तो उसकी वजह से लाइट भी मूव करती हुई नज़र आती है जुगनू लाइट रूम में, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा यही 5 फिनोमिना, इस प्रोसेस को ये 5 फिनोमिना का हम नाम देते हैं कि जब हमें मूवमेंट का इल्यूजन होता है, हालांकि असल में मूवमेंट वहाँ पे हो नहीं रही होती है, कोई मोशन हो नहीं रही है, इमेजेस स्टिल हैं, इमेजेस एक जगह पे साकन हैं, लेकिन वो इतनी तेज़ी से मूव करते हैं कि हमें लगता है कि ये बंदा मूव कर रहा है या ये चीज़ मूव कर रही है। इवन हमारी ये जो मूवीज़ हैं, आप लोग ये बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इसमें भी क्या होता है, ढेर सारे इमेजेस होते हैं जो कि स्टिल होते हैं, वो मूव नहीं कर रहे होते हैं, इमेजेस ज़्यादा सारे होते हैं, वो सारे के सारे इमेजेस इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि हमें ये महसूस होता है कि वो बंदा मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो 5 फिनोमिना है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का, उस पे ये वीडियोस वगैरह बनने का प्रोसेस इसके ऊपर बेस करता है, ठीक है। हम इमोशन परसीव कर रहे होते हैं, असल में इमोशन हो नहीं रही होती है, असल में हमारे पास स्टिल इमेजेस होते हैं जो कि जिनकी अरेंजमेंट हमें ये इल्यूजन देती है कि मूवमेंट हो रही है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारा ब्रेन मूवमेंट खुद से क्रिएट कर लेता है, इवन व्हेन न कोई वहाँ पे जब मूवमेंट एग्जिस्ट कर ना रही हो, उसके बावजूद भी ब्रेन मूवमेंट को क्रिएट कर लेता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका आपको पता होना चाहिए वो ये कि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के ना कुछ अजम्पशंस हैं, बेसिक अजम्पशंस हैं और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप एग्ज़ाम में इस पे सवाल आता है तो आपको लाजमी ये मेंशन करने चाहिए। पहली अजम्पशन इसकी ये है कि हम होल को परसीव करते हैं, हम पार्ट्स को परसीव नहीं करते हैं। हमारा ब्रेन चीज़ों को उनकी एक फुल पैटर्न के फॉर्म में उन्हें मीनिंग देता है। ऐसा नहीं करता कि एक जैसे पहले हमने एग्जांपल ली ना कि आप ये तो नहीं देखोगे किसी की शक्ल देख के कि अच्छा इसकी नाक ऐसी है, इसके दांत ऐसे हैं, इसके होंठ ऐसे हैं, आँखें ऐसी हैं, नहीं। आप ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी या उसकी शक्ल देखते हो। ये पहली अजम्पशन है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की कि हम क्या देख रहे होते हैं, होल का मतलब क्या होता है, मुकम्मल उस चीज़ को हम देख रहे होते हैं या परसीव कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जहन चीज़ों को ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज़ कर लेता है। अगर आप उसे नहीं भी करते हो ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, कॉन्शियसली एफर्ट नहीं भी करते हो, तब भी जो भी चीज़ आपके ब्रेन तक पहुंचेगी, ब्रेन उसे ऑर्गेनाइज़ करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और एजम्पशन जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की है वो ये है कि हम सिंपल
पैटर्न्स को प्रेफर करते हैं। आपके सामने एक कम्प्लेक्स पैटर्न रख दिया जाए, सिंपल रख दिया जाए, और आपका जहन सिंपल वाले पैटर्न को प्रेफर करेगा। इसके अलावा हम मीनिंग की सर्च में रहते हैं, हम मीनिंग की तलाश में रहते हैं। आपके सामने जो भी चीज़ आएगी आप उसका मीनिंग उसे देने की लाजमी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि परसेप्शन स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। परसेप्शन एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है, ये हैफहैज़र्ड नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और लाइक बेसिक अजम्पशंस हैं गेस्टोल्ट साइकोलॉजी की। इसमें एक प्रिंसिपल हम एक बस डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। परसेप्शन जो ये है ना गेस्टोल्ट साइकोलॉजी, इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि हम जो भी चीज़ देखते हैं ना उसे दो फील्ड्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक फोरग्राउंड में होती है, एक जिस पे हमारा फोकस होता है, और एक बैकग्राउंड में होती है जिस पे हमारा फोकस नहीं होता। तो वो चीज़ जो कि फोरग्राउंड में होती है उसे हम फिगर का नाम देते हैं, लाइक जिसके ऊपर हमारी अटेंशन मौजूद है, जिस चीज़ पे, वो चीज़ फिगर कहलाती है। और वो चीज़ जो कि बैकग्राउंड में है उसे हम ग्राउंड का नाम देते हैं, ठीक है। तो फिगर ग्राउंड का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस वजह से कि जितनी भी हमारी परसेप्शन है वो इसी पे डिपेंड कर रही होती है। आप देख लें, इवन अभी ये आप लेक्चर सुन रहे होंगे, इसमें आपको ये टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है पेज पे, जो कि बैकग्राउंड से काफ़ी क्लियर उठा हुआ स्टैंड आउट कर रहा है, राइट। तो ये जो टेक्स्ट नज़र आने का प्रोसेस है ये भी फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल पे ही बेस करता है। फिगर आपके लिए यहाँ पे ये टेक्स्ट है जो कि ब्लैक में लिखा हुआ है, और ग्राउंड आपके लिए ये वाइट कलर का बैकग्राउंड है जिस पे आप उस तरह से अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो टेक्स्ट इज़ द फिगर, पेपर इज़ द ग्राउंड, ठीक है, या बैकग्राउंड स्क्रीन इज़ द ग्राउंड। सो हाँ जी, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। मेरे ख्याल में आज के दिन के लिए ये काफ़ी है इतनी। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इसके गेस्टोल्ट के प्रिंसिपल्स हैं वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे।